मेरी जान न रहे, मेरा तन न रहे, मेरी माँ के सर पर ताज रहे, फ़कत हिंद मेरा आज़ाद रहे। मित्रों, आज़ादी के मायने उससे पूछिए जिसने गुलामी देखी है। आज़ादी के मायने उससे पूछिए जो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के अलावा दूसरे किसी तंत्र में रहते हों। बहरहाल 1947 में हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद उस आज़ादी को मजबूती के साथ इस देश में स्थापित करने में आर्म्ड फोर्सेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लखनऊ के सेंट्रल कमांड के इस वॉर मेमोरियल में मेरे पीछे 3 परमवीर चक्र विजेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना लहू बहाया। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है वी द सोल्जर्स, उसके अगले अंक में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नए जाबाज की कहानी, ग्रेनेडियर्स के शौर्य चक्र विजेता कर्नल जितेंद्र कुमार की कहानी। अब उनसे मुलाकात करने का समय हो गया है। वेलकम टू लखनऊ कर्नल जितेंद्र कुमार। थैंक यू मिस्टर। तो जबलपुर से लखनऊ की जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी ट्रेन से आए और सुबह बरसात ने रिसीव किया और बहुत ही अच्छी जर्नी रही। कर्नल जितेंद्र कुमार राजस्थान के एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है उनका। उनके फादर राजस्थान पुलिस में एक सिपाही थे। किस प्रकार से एक सिपाही ने अपने बच्चे को फौजी अफसर बनाया, सिविलियन से आर्मी में लाए, ये एक बड़ी रोचक दास्तान है। मैं चाहूँगा जितेंद्र कुमार जी खुद इसके बारे में आपको बताएं। जैसा कि आपने मेंशन किया, मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस से बिलोंग करते हैं। वो मुझे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और इस कारण से उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए पिलानी शिफ्ट हुए। और पिलानी में आने के बाद में चूँकि वो अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे सैनिक स्कूल में डाला। और सैनिक स्कूल के बाद में जो पैशन जो मेरा बना यूनिफॉर्म सर्विस की तरफ, उसने मुझे मोटिवेट किया आर्मी ज्वाइन करने के लिए और इस तरीके से मैंने आर्मी ज्वाइन की। ये जो पूरी जर्नी थी आपकी, आपको सैनिक स्कूल भेजा आपके पिता ने, तो सैनिक स्कूल क्लास 6 से भेजा होगा मुझे लगता है। हाँ जी। तो कम उम्र में एक बहुत ही डिसिप्लिन माहौल में जानने का क्या असर पड़ा आपके बाल मन पर? कैसे आप सिविल लाइफ से फौजी लाइफ की तरफ धीरे धीरे आपने अपने आप को ढाला? मुझे सैनिक स्कूल में डाला गया, इसकी वजह 2 थी। पहली वजह गांव में शिक्षा का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, और दूसरी पैसे की कमी। दोनों की अहमियत मुझे बचपन में ही पता चल गई। अच्छी शिक्षा करनी थी, सैनिक स्कूल में जाने के बाद में मुझे मेहनत करनी थी एक आगे बढ़ने के लिए। सैनिक स्कूल में आने के बाद में जो भी दिनचर्या थी वो एक आर्मी से संबंधित रखती थी और शुरू से ही उस माहौल के अंदर, जो माहौल मुझे मिला सैनिक स्कूल के अंदर 6th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, वो एक डिसिप्लिन लाइफ, बाहर से कम कांटेक्ट, और जो दोस्त भी जो थे वो भी ऐसे ही माहौल से थे जिनका कि फैमिली बैकग्राउंड गांव से ताल्लुक़ रखता था। सब एक तरीके से सोच और एक तरीके से मेहनत जो किया, उसका ही नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। छोटी सी उम्र में बच्चे को भेज दिया गया हॉस्टल में, मन पर क्या असर पड़ा? छोटी उम्र में एक बहुत ही दृढ़ निश्चय जो लेना पड़ा। छोटी उम्र में ही कठिनाई देखी थी, गांव में रह के, माता पिता के साथ में रह के कठिनाई देखी थी। कठिनाई का 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक जो कठिनाई देखी थी, उसका एहसास मुझे छोटी उम्र में ही हो गया था। चूँकि मैं सबसे बड़ा, 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, इसकी अहमियत मुझे बचपन में ही मालूम हो गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही एक कारण था। परिवार से दूर होके बचपन में जो टाइम मुझे परिवार के साथ बिताना चाहिए था,
उसकी सेक्रीफाइस करने की अहमियत मुझे बचपन में ही पता चल गई थी। बीच बीच में मन करता था कि घर जाने के लिए, लेकिन माता पिता ने यही समझाया शुरू से ही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही एक कारण था जो मुझे बांधे रखा सैनिक स्कूल से और मेहनत करने पे, जिसने मुझे उकसाया और जिसका नतीजा आपके सामने। आर्मी की ट्रेनिंग एनडीए के बाद आईएमए जब पूरा करता है जेंटलमैन कैडेट, और जब अफसर के रूप में वो निखर के सामने आता है तो उसकी टिपिंग इन सेरेमनी होती है, तो पेरेंट्स आते हैं उसमें। क्या माँ की आंखों में आंसू आए थे उस वक्त, खुशी के आंसू? बिल्कुल, वो दिन मुझे आज भी याद है, और शायद मेरी ज़िंदगी का और मेरे माता पिता की ज़िंदगी का शायद एक बहुत ही बड़ा दिन था, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चे से दूर रह के और मेरे लिए अपने माँ बाप से दूर रह के जो खुशी का एहसास जो उस दिन हुआ, उसका बयां करना मुश्किल है। सभी की आंखों में आंसू थे, मेरे माता पिता, भाई और मेरे खुद के। वो एक उपलब्धि का एक दिन था जो आज मैं जब भी याद करता हूँ तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक जगह है, उसका नाम है फरकियां गली। 1995 में सेना ने वहाँ एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था राजा राम की गली। इसी ऑपरेशन के तहत 1995 में तब के तत्कालीन कैप्टन जितेंद्र कुमार, जो आज कर्नल जितेंद्र कुमार हैं, उन्होंने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। वो रात, वो दिन, वो मंजर, वो समय जब वो याद करते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं आती हैं कर्नल जितेंद्र कुमार? 29 अप्रैल 1995 का दिन मुझे आज बहुत ही बारीकी से याद है, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन मेरी कंपनी और मेरे 25 साथियों के साथ में जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये 29 अप्रैल सुबह की बात है, जब सुबह 5 बजे मेरी ही कंपनी की एक टुकड़ी जो घात लगा के बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे खबर किया कि 10 मिलिटेंट्स का ग्रुप सामने से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ रहा है। ये कठिन समय था, क्योंकि उससे पहले की रात भी हम एक ऑपरेशन करके आए थे जिसमें 7 मिलिटेंट मारे गए थे, और रात को हम 11 बजे वापस पहुंचे थे। इसके बावजूद थकावट को नकार करते हुए जो भी सदस्य मेरे उससे 28 अप्रैल की पार्टी में शामिल थे, उन्होंने दोबारा से वापस जाने के लिए वॉलंटियर किया। मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि सब थके हारे वापस आए थे। नींद को और आराम को नकार करते हुए सब ने साथ चलने का वादा किया। मैं 10 आदमी लेके अपनी जहाँ पे एम्बुश लगाया हुआ था, जहाँ पे घात लगा रखा था, वहाँ पे चलने के लिए रवाना हुए। 7 बजे हम रवाना हुए। सुबह 7 से लेके और शाम के 5 बजे तक हम ये कार्रवाई चलती रही। जहाँ पे घात लगाई हुई थी वहाँ पे पहुँचने तक हमें 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि जहाँ पे कंपनी बेस था, जहाँ से हमने शुरू किया, वहाँ से ऊपर जो पोस्ट था हमारा, वहाँ पे पहुँचने के लिए हमारे को 2 घंटे का समय लगा। हालांकि अप्रैल का समय था, 29 अप्रैल का समय था, लेकिन बर्फ़ 4-5 फीट बर्फ़ उस समय भी था। अच्छा। रास्ता कठिन था। जहाँ पे घात लगाया हुआ था वहाँ पहुँचने के लिए ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना था, क्योंकि जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे वो पहाड़ी से क्रॉस करके आए थे। उनको हमने नोटिस कर लिया और उनकी जो चाल को देखते हुए एम्बुश का जो लोकेशन था, जो घात टुकड़ी का जो लोकेशन था, उसको थोड़ा बदली किया। जैसे ही हम पहुँचे करीब 9 बजे, 2 घंटे की चढ़ाई के बाद में, तब तक हमारी जो टुकड़ी थी, वहाँ पे जो घात लगाई हुई जो टुकड़ी थी, उन्होंने उनको रोके रखा। जैसे ही हम पहुँचे, हमने भी उस घात एम्बुश की टुकड़ी के साथ में मिल गए। 5 आदमी वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे, हम 10 और पहुँचे। हम 15 आदमी कुल वहाँ पे घात लगाए। शायद वहाँ पे पाँव के निशान देख के उनको कुछ शक हुआ, और एम्बुश में आने की बजाय वो हमारे से 500 मीटर जब दूर थे, उन्होंने नीचे घाटी की तरफ उतरना शुरू किया। जब घाटी में उतर रहे थे तो मैंने सोचा कि ये तो
चले जाएंगे अपने रास्ते से, हमने फायर खोल दिया। वहाँ पे 2 मिलिटेंट जो गाइड थे उनके, शायद वो गाइड मर गए। उसके बाद में जो 8 मिलिटेंट मचे हुए थे, बाद में हमें पता चला कि उनके जो गाइड जो मर गए थे वहाँ पे, उनके एब्सेंस में उनको शायद रास्ता नहीं पता था। और हमारी प्लानिंग के जो हमने जो प्लानिंग किया था कि जब हम फायर करेंगे वो इधर जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, तो हमने वहाँ पे जो टुकड़ी भेजी, उसके हमारी प्लानिंग जो गोली फायर होते, जो बोलते हैं कि प्लान इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर, यही हुआ। जैसे ही फायर हुआ, वो वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से उन्होंने वापस जाना शुरू किया, जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारी प्लानिंग में नहीं सोचा था। किस्मत हमारी अच्छी थी कि बर्फ़ थी, और वहाँ पे जब जहाँ वो गए उनके पाँव के निशान मौजूद थे। पाँव को निशान को देखते हुए पूरी हिदायत बरतते हुए, ध्यान रखते हुए कि किसी जवान को चोट ना लगे, क्योंकि मिलिटेंट का मारना एक बाद में आता है, पहले अपनी जवान की हिफाजत ज़रूरी है। ये सोचते हुए हम उनका पीछा करते रहे, और जो हम सोच रहे थे, जो मैंने सोचा था, वही हुआ। जब मिलिटेंट्स ने देखा कि उनका पीछा हम करते जा रहे हैं और पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने एक जगह जाके और घात लगा दिया। और जब हम एक टर्न ले रहे थे पीछा करते हुए, एक पहाड़ी को हमने जब नेगोशिएट कर रहे थे एक टर्न, वो सामने से उन्होंने हम पे फायर कर दिया। किस्मत अच्छी थी, पेड़ थे, पत्थर थे, हमने जंप किया और पेड़ और पत्थरों का सहारा लेके आमने सामने का फायर शुरू हुआ। आपको यकीन नहीं होगा कि इस दौरान हमारी जो दूरी थी वो 50 मीटर की दूरी थी। हम आपस में बात कर सकते थे। हमने उनको सरेंडर करने के लिए बोला, उन्होंने उल्टा हमको सरेंडर करने के लिए बोला, क्योंकि वो हथियारबंद थे, काफ़ी तादाद में उनके पास में हथियार थे, और चलता रहा। मैंने प्लान में फेरबदली किया, एक और डिटूर लेते हुए डिसाइड किया कि उनके पीछे से ऊपर जाके, पहाड़ी के ऊपर जाके, और उनको ऊपर से ही हमला करूंगा। 5 आदमी मैंने वहाँ छोड़े और ऊपर से चढ़ना शुरू किया। शायद मिलिटेंट्स को ये एहसास हो गया कि उन्होंने हमको देख लिया ऊपर चढ़ते हुए, और उन्होंने वापस चलना शुरू किया वो जगह छोड़ के। इसी दौरान ऊपर पहुंच गए, वहां से ऊपर से फायर किया। फायर की बदौलत 2 और मिलिटेंट मर गए। बाकी के बचे हुए 6 मिलिटेंट, उन्होंने वापस उसी रास्ते पे जाना शुरू किया। ये देखते हुए मैंने 5 और जवान जो हमारे साथ में थे उनको वहीं छोड़ा, और 5 और जवान लेके उनके मिलिटेंट्स का पीछा करना शुरू किया। हमारा लिए टाइम जो था वो हमारे बरखिलाफ़ था, और मिलिटेंट यही सोच रहे थे कि शायद किसी तरीके से अंधेरा हो जाए, और हम ये सोच रहे थे कि अंधेरा होने से पहले ये मिलिटेंट का ऑपरेशन जो है उनको ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये भी चाहता था कि मेरे जो भी साथी हैं किसी को नुकसान ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पीछा किया हमने, और मिलिटेंट्स ने डिसाइड किया कि एक ऊंची चोटी पे चढ़ने का, एक स्पर लाइन था उसके ऊपर चढ़ने का उन्होंने डिसाइड किया। हम नीचे थे, वो ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोलना शुरू किया। मैंने अपना दोबारा से प्लान में बदलाव किया, और जिस पहाड़ी के ऊपर वो चढ़े, उन्होंने एक जगह पोजीशन ले लिया था पेड़ों के पीछे बैठ के। उन्होंने सोचा कि वो शायद वहीं बैठ के और टाइम निकाल देंगे। मैंने प्लान में बदली करके वापस पीछे गया, पहाड़ी पे चढ़ के, और पीछे से हमने उनको घेर लिया। और जब सबको घेर लिया, तब मेरे साथ में 5 आदमी थे। मैंने उनको पोजीशन किया अपना। सामने से जो 2 आदमी मैंने छोड़े थे उनको फायर करने के लिए बोला। ये एक बहुत ही कठिन परिस्थिति, क्योंकि मैं उनके पीछे था, मिलिटेंट बीच में थे, और उसके सामने एक और मेरी पार्टी थी जो उनके ऊपर फायर करने के लिए बोला गया था, क्योंकि अगर फायर बंद कर देते तो उनको शायद वहाँ से हिलने का मौका मिल जाता। और जैसे ही मैंने पोजीशन लिया, फायर करने के लिए तैयार हुआ, उनको मैंने फायर करने से रोका, और पीछे से हमने हमला किया और 5 मिलिटेंट्स को वहाँ पे
ख़त्म किया। वी द सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं ग्रेनेडियर्स के कर्नल जितेंद्र कुमार से, जिनको 1995 में उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने शौर्य चक्र से नवाजा था। कर्नल जितेंद्र कुमार, आपने 1995 में ये ऑपरेशन किया और तमाम आतंकवादियों का सफाया किया, लेकिन आप देखें सेना की स्थिति कश्मीर में आज भी वैसी ही है। आज भी वहाँ इन्फिल्ट्रेशंस की कोशिशें होती हैं और सेना उनको लगातार नाकाम करती है। आपकी ओपिनियन क्या है उस वक्त का कश्मीर और आज के कश्मीर में? कुछ हालात में फ़र्क लगता है आपको? अगर हम बात करते हैं 95 की और अभी की, 94-95 में मिलिटेंसी वॉज एट इट्स पीक। उस टाइम पे मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स वॉज क्वाइट फ्रीक्वेंट। क्यों? फोर्सेस के नफरी वहाँ पे कम थी और पोरस बॉर्डर्स थे। अभी फेंसिंग बढ़ गई है, मिलिटेंट्स की नफरी कम हो गई है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मिलिटेंट्स का जो कैजुअल्टी रेट है वो ज़्यादा हो गया है, फोर्सेस की नफरी थोड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण से बिल्कुल जो मिलिटेंट्स का है नफरी है वो बहुत ही कम हो गई है। अभी जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ तब की हालत में और अब की हालत में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी सुधार है। अभी जो पॉपुलेशन के लिए जो डेवलपमेंट की जो कार्रवाई हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 20 साल के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है। आपकी 2 बेटियां हैं, देवयानी और फाल्गुनी। तो कहते हैं कि बेटे की चाहत हिंदुस्तान के घरों में ना हो, ऐसा कम होता है। यूँ तो नहीं, ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं होता है, लेकिन कम होता है। आपके घर में भी मुझे लगता है महिलाओं का ही राज होगा, तो क्या स्थिति है थोड़ा बताइए। इट इज़ जनरली सेड डॉटर्स आर मोस्ट लव्ड एंड पैम्पर्ड इन द आर्मी, और मुझे कभी भी बेटे या बेटी में कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मेरी बेटियां बेटी होने के बावजूद मुझसे ज़्यादा उनमें वो दृढ़ता है कि वो शायद फ़ौज में जाना चाहेंगी, और वो चाहती हैं, दोनों बेटियां चाहती हैं कि वो फ़ौज में जाएं, और ख़ास करके फ़ौज में तो जाना ही है अगर मौका मिला, और अगर उस समय तक उनको फ़ौज की तरफ से ये आ गया कि इन्फेंट्री में भी ज्वाइन कर सकें, तो वो चाहती हैं कि वो इन्फेंट्री में भी ज्वाइन करके और अपने देश का नाम रोशन करें। मेरे पापा जो कर्नल जितेंद्र कुमार हैं इन्फेंट्री से आर्मी में, तो मेरे ख्याल से वो पहली बात सबसे अच्छे पिता हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बेटे जैसे पाला और परवरिश इतनी अच्छी की। और दूसरा, वो एक बहुत अच्छे आर्मी ऑफिसर हैं, क्योंकि वो अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और डट के सामना करके और अपना पूरे जान लगाई है उन्होंने पूरे जब से वो फ़ौज में आए हैं। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ आगे चल के, क्योंकि मैं भी अपने देश की सेवा करने चाहती हूँ। और मेरे को ये जो इंस्पिरेशन मिली है सबसे पहले मेरे पिता से मिली है, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया है। और दूसरा, मेरा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है ये देख के कि मैंने अपने फ्रीडम फाइटर्स को देखा है कि उनकी कितनी ज़रूरत थी अपने देश को। वैसे ही फ़ौज में हमें भी फ़ौज को भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों की फ़ौज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमें बहुत पैम्पर किया जाता है लड़कियों को, हमारे भारत में देवियाँ भी बहुत हैं, तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि फ़ौज में इन्फेंट्री में भी अब लड़कियाँ आएँ, और जैसे ही लड़के कर रहे हैं उनके साथ साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के वो भी अपने देश के लिए लड़ाई करें। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि यूँ तो इंडियन आर्मी में जो मोस्टली रेजिमेंट्स के नाम हैं वो जगहों के नाम पर या अन्य आधार पर रखे गए हैं, जैसे जाट, महार, राजपूत, आसाम वगैरह वगैरह। तो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ हमें बताइए। ये बात बिल्कुल सही है, और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ग्रेनेडियर्स एक ऐसी रेजिमेंट है जो कि एक हथियार के नाम पे है, ग्रेनेड। ये शायद इसलिए है कि अंग्रेज़ों के ज़माने पे, पुराने ज़माने में ग्रेनेड फेंकने वाले बहुत ही लंबे तगड़े योद्धा होते थे, उनको इकट्ठा करके जो टुकड़ियाँ बनाई गई उनका नाम दिया गया ग्रेनेडियर्स। और शायद इसीलिए आज के दिन जो ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट है बहुत ही इंडियन आर्मी की जो वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड और ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स है, जिसका हिस्सा मुझे होने में मुझे बहुत ही फ़ख्र और गर्व महसूस होता है।
हमारे संविधान में जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश के नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का भी प्रावधान है। यानी इस देश के नागरिकों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए इस देश के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम कर्तव्यों के प्रति कम, अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं। बहरहाल आर्म्ड फोर्सेस तो अपने फर्ज निभा ही रही हैं, लेकिन इस देश को, जिसे एक युवा देश कहा जाता है, जहां की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, वहां पर युवा पीढ़ी का भी इस देश के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्य होता है। आपसे जानना चाहेंगे हम कि यंगस्टर्स का इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है? देखिए, जहाँ तक जैसा आपने बताया, फरमाया, 65% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की युवा है। हमें सबको पता है, सबको मालूम है कि हर जवान, हर जो यंग ब्लड है सिपाही नहीं बन सकता, फौज में भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन हमें इसके साथ में ये भी मालूम है कि हम अपना योगदान किसी भी तरीके से, कहीं पे भी रहकर हम अपना योगदान देश की उन्नति में, देश की प्रोग्रेस में और देश की सिक्योरिटी में अपना योगदान कर सकते हैं। तो इस विचार के साथ कि हम सबका योगदान इस देश को आगे ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण है, इस पवित्र भावना के साथ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस भावना के साथ आज के वी द सोल्जर्स को हम यहीं विराम देते हैं। कर्नल जितेंद्र कुमार जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, हमारे मेहमान खुसूसी कार्यक्रम में शामिल हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये विशेष श्रृंखला देखने के लिए। दूरदर्शन परिवार की अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।